गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी वील बी डूइंग नेक्स्ट पोएम जो कि है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं पोइट के बारे में कि वर्ड्सवर्थ कौन थे। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। जो हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं वो काफ़ी सारे कालखंड में डिवाइडेड है। एलिजाबेथन एज हो गया, नियो क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, प्री रोमांटिक एज, न्यू, और फिर उसके बाद आता है आपका विक्टोरियन एरा, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज। इस तरह से काफ़ी सारे एजेस में डिवाइडेड है। तो उस हर एक एज का एक जैसे 100 साल में या 200 साल का एज डिवाइड कर देते हैं एंड देन उस पीरियड की स्टडी की जाती है। उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोइट्स हुए, उन्होंने क्या क्या वर्क किया, सोसाइटी तब की कैसी थी, कल्चर तब का कैसा था, है ना, किस तरह से युद्ध हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सारा का सारा जो हिस्सा है दैट इज़ कवर्ड इन लिटरेचर। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंग्लिश लिटरेचर में ही पढ़ेंगे, ये कोई भी लिटरेचर आप पढ़िए वो आपको ऐसे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वील बी डीलिंग विद द ब्रिटिश कल्चर, क्योंकि ये ब्रिटेन का है बेसिकली। तो हम ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश सोसाइटी, ब्रिटिश पोइट्स, उन सब से डील इसमें करते हैं। ओके फाइन। तो यहाँ अभी हमारा जो पोइट है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो रोमांटिक एज जो है उसके ये सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। अब रोमांटिक एज में क्या था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। रोमांटिक एज बेसिकली क्या एज होती है, ऐसा तो बहुत बड़ी एज है, लेकिन अगर सिंपल शब्दों में कहे इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, रोमांटिक एज का मतलब हुआ अपनी इमेजिनेशन को आगे लाना। ठीक है, अपनी इमेजिनेशन, जो आप सोचते हो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसके बारे में कविता लिखना, जो आपका मन कह रहा है उसके बारे में कविता लिखना। अभी मुझे कोई फूल अच्छा लग रहा है, मान लीजिए मैं कवि हूँ, मुझे कोई फूल अच्छा लग रहा है तो मैं उस फूल, उस पत्ती के बारे में कविता लिखूँ। मुझे कोई विचार अच्छा लगा, कोई भी चीज़, कोई पहाड़ अच्छा लगा, कुछ एनीथिंग अंडर द सन। ठीक है, तो इसीलिए इस एज में सूरज के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भावना कोई अच्छी लगी, किसी भी चीज़ पे आप कविता लिखते हो। और कविता लिखने का भी जो पैटर्न है दैट इज़ नॉट फिक्स्ड कि हाँ भाई आपको इन्हीं 4 लाइनों में ऐसे लिखना है, राइम स्कीम ये ऐसे ऐसे होनी चाहिए। देयर इज़ नो फिक्स पैटर्न। बेसिकली ये इसके अंदर ज़्यादा जोर आया ब्लैंक वर्स का, बिकॉज वो फ्री स्पिरिटेड अपना लिखते थे। और मतलब लिखावट किस तरह की होगी, राइमिंग पैटर्न कैसा होगा, रिदम कैसा होगा, मीटर कैसा होगा, इन चीज़ों से ज़्यादा वो इससे ज़्यादा वैल्यू देते थे कि भाई भावना कैसी होगी, कंटेंट कैसा होगा, है ना, इमोशन, भावना प्रधान कविताएं जो है इस एज में लिखी गई हैं। तो इसके सबसे बड़े महान कवि कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। अब वर्ड्सवर्थ जो है महान कवि वो है, लेकिन उनमें भी कौन से टॉपिक पर वो लिखा करते थे। अब जैसे एस.टी. कॉलरिज हो गए, वो घोस्ट के मुद्दे पे लिखते थे। घोस्ट मतलब भूत प्रेत वगैरह, आत्मा परमात्मा, इस तरह के सब्जेक्ट पे वो लिखा करते थे। और शेली हो गए तो वो लिखते थे रेवोल्यूशन पे, बेसिकली विद्रोही कवि माने जाते, विद्रोह के ऊपर लिखते थे। कीट्स ही यूज्ड टू राइट ऑन ब्यूटी, सुंदरता के ऊपर, ठीक है, किसी भी चीज़ की सुंदरता उसके ऊपर लिखते थे। और वर्ड्सवर्थ जो थे वो सबसे बड़े प्रकृति प्रेमी, प्रकृति कवि हैं, नेचर के ऊपर लिखते थे। फूल, पौधे, पत्तियाँ, फल वगैरह, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, तारे, सब कुछ, एवरीथिंग व्हाटएवर इज़ अंडर द नेचर। और उनके लिए नेचर वॉज अ लिविंग एंटिटी, फॉर हिम नेचर वॉज लिविंग बीइंग। उसके अंदर प्राण था, उसके अंदर स्पिरिचुअलिज्म था। ही ट्रीटेड नेचर विथ वेरी मच रेवरेंस, बहुत ही ज़्यादा आदर के साथ, जैसे कि पूजा की जाती है उस तरह से वो नेचर की क्या करते थे, पूजा करते थे। इसीलिए ही इज़ द ग्रेटेस्ट नेचर पोइट टिल डेट। अब इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क क्या रहा है जिसके लिए जाने जाते हैं, वो है लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स पब्लिश होता है 1798 में। अब ये बुक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही बुक जो है वो मानी जाती है कि यहीं से ये बुक का पब्लिकेशन हुआ और यहीं से रोमांटिक एज की ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर शुरुआत होती है। तो ये एक जॉइंट वेंचर था, 2 लोगों ने मिलकर के लिखा। ठीक है, तो इसमें वर्ड्सवर्थ थे और उनके फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर ये किताब जो है वो लिखी।
ठीक है। अब वर्ड्सवर्थ की तरफ से इसके अंदर 19 पोएम्स का कंट्रीब्यूशन था और कॉलरिज की तरफ से 4 पोएम्स का कंट्रीब्यूशन था। अब ये किताब इम्पॉर्टेंट क्यों है? ऐसा क्या था इस किताब में कि भाई रोमांटिक एज की शुरुआत ही हो गई इससे? एक्चुअली क्या हुआ कि जो पहले की जो पोइट्री हुआ करती थी इस एज से पहले, आई विल नॉट गो इनटू द मैथमेटिकल डिटेल्स, लेकिन अगर मोटे तौर पे बात कहें तो इससे पहले की जो पोइट्री थी वो एक तरह से एरिस्टोक्रेसी को प्रणाम करती हुई पोइट्री की थी। जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटेन में राजतंत्र था, अभी भी है, तो राजा को प्रसन्न करने के लिए कवि जो है वो कविता लिखा करते थे और बिल्कुल मीटर में, रिदम में, इस तरह से होगा। उनको नॉर्मल पीपल से, गांव के लोगों से, है ना, जो खेत खलिहान के लोग हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, चरवाहे हैं, और या नेचर है, मान लीजिए जो हमको दिख रहा है, फूल पौधे, गार्डन वगैरह, इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं था। दे वर जस्ट राइटिंग फॉर द हायर क्लास पीपल एंड यूजिंग वेरी मच हाई फाई लैंग्वेज, क्योंकि वो राजा के लिए लिखा जा रहा था, उसको प्रसन्न करने के लिए लिखा जा रहा था, तो उस तरह की भाषा का भी, डिग्निफाइड लैंग्वेज का भी प्रयोग किया जाता था। और वो क्या था कि भाई नॉर्मल पीपल उसको समझ नहीं पाती थी। अब इन्होंने क्या चेंज लाया कि ये दे रोट फर्स्ट टाइम पोइट्री फॉर द नॉर्मल पीपल, बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक्स के ऊपर, एकदम गांव देहात का टॉपिक उठाया, और भाषा भी बिल्कुल वैसी, कोई मीटर, राइम, रिदम, इनको वो सबसे कोई मतलब नहीं था। दे जस्ट रोट विद द ब्यूटी ऑफ इमोशंस, ऑब्जेक्टिविटी, अपने बारे में भी लिखते थे कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये फल पसंद है, क्यों पसंद है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू ऐसे आती है तो मुझे नींद आती है ना, इस तरह से। तो ये एक बिल्कुल अलग सा चेंज लेकर के आए। तो जब लोगों ने पहली बार पढ़ा तो इट बिकेम अ वेरी वाइडली, मतलब एक्सेप्ट किया गया इसको, जो मास पॉपुलेशन थी, जो लो लेवल पे मान लेते हैं पॉपुलेशन थी, तो उन्होंने इसको भाई हाथों हाथ लिया इस किताब को, एंड दे स्टार्टेड गेनिंग इंटरेस्ट कि हाँ हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी कविता जो है वो लिख सकते हैं सीख करके, और ये हमसे रिलेटेड टॉपिक है, तो उनको वो पढ़ने में आनंद आने लग गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़ने लग गए और इसका फेवर किया जाने लग गया। और जो पहली वाली कविता थी जो कि न्यू क्लासिकल एज का था, उसको क्या किया जाने लग गया, क्रिटिसाइज़ किया जाने लग गया। इसलिए क्या है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एक और इन्होंने लिखा जिसके लिए बहुत जाने जाते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, द प्रिल्यूड। अब प्रिल्यूड क्या है? इट इज़ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आप, एक तो बायोग्राफी होती है, जीवनी, ठीक है, कोई और मेरे बारे में अगर लिखेगा तो वो क्या है? बायोग्राफी। एंड जो लिख रहा है वो क्या कहलाएगा? बायोग्राफर, ठीक है। लेकिन जब मैं स्वयं के बारे में लिखूंगी, मैं ही अपनी लाइफ की शुरुआत से लेकर अब तक का समय, मान लीजिए जो भी मैंने स्पेंड किया, उसमें कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या मुझे संघर्ष करना पड़ा, किन लोगों ने मेरा साथ दिया, एवरीथिंग जो जो मेरे साथ हुआ, वो सब चीज़ें हम मेंशन करते हैं उसमें। और जब वो हमारी बायोग्राफी लिखता है, किसी और से लिखवाते हैं, उसमें भी कंटेंट सेम होता है, बस लिखने वाला पर्सन क्या हुआ वो डिफ़र कर गया। जब कोई और लिखता है तो वो बायोग्राफी कहलाती है, जब मैं स्वयं लिखूंगी तो ऑटोबायोग्राफी कहलाई। ऑटो मतलब स्वयं, सेल्फ, ठीक है। तो सेल्फ के द्वारा अपनी जीवनी लिखी गई, अपने लाइफ की मतलब सारी डिटेल लिखी गई, तो दैट इज़ नोन एज ऑटोबायोग्राफी। तो द प्रिल्यूड इज़ एन ऑटोबायोग्राफी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ। उन्होंने अपनी स्वयं की कहानी जीवन की लिखी है। अब ये क्या है? इसका सबटाइटल है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। और ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये इन्होंने लगभग 13 या 14 किताबों में, 13 और 14 बुक्स में लिखी है, जो अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है, ठीक है। किसी के द्वारा स्वयं अपने ऊपर इतनी बड़ी किताब लिखना, 13, और 14 बुक्स को कंपाइल करके लिखना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो इन्होंने इसमें लिखा है, तो द प्रिल्यूड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारी जो आज की कविता है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। क्या है? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ओके, अब इसके अंदर द वर्ल्ड जो ये बात कर रहे हैं, इसका जो टाइटल है द वर्ल्ड, ये खुद ही एक मेटाफोरिकल वर्ड है, मेटाफोर है इसके अंदर। कैसे है? दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू।
तो इसमें क्या है, बेसिकली बात करें तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो हुई थी इंग्लैंड में, उसके बैकग्राउंड में ये लिखी गई है। जब औद्योगिक क्रांति का चलन था 18वीं सदी से लेके 19वीं सदी के मध्य का जो काल है, औद्योगिक क्रांति का समय माना जाता है, तो उस दौरान ये कविता लिखी गई है। तो काफ़ी उससे बेनिफिट था, औद्योगिकरण सब जगह हो रहा था, मशीन, भाई हर चीज़ को मशीनीकरण किया जा रहा था, लोगों को हटाया जा रहा था, बिकॉज़ 50 आदमी एक काम को करेंगे, एक मशीन उन 50 आदमियों का काम करेगी, तो 50 लोगों को वेतन नहीं देना पड़ेगा ना। मशीन में एक बार का इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी और वो मेरी अपनी संपत्ति है, मैंने खरीद ली, तो और 50 लोगों को नौकरी से निकालो या 60 लोगों को, और फिर वो एक ही मशीन उन सब का काम कर रही है। तो मेरे लिए तो ये फ़ायदे वाली बात है। जो कैपिटलिस्ट क्लास हो गई, जो हायर क्लास है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात हो गई, भाई बहुत फ़ायदा हो रहा था इससे। लेकिन इसके बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहे थे, नुकसान हो रहे थे। तो उस नुकसान, क्या क्या चीज़ों पे नुकसान हो रहा था, तो उसके कुछ टॉपिक्स पर ये कविता जो है वो चर्चा करती है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड में लिखी गई है। अब क्या है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक तरह से विरोध करती है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ है तो वो क्या है, मॉडर्निज़्म का हिस्सा है। भाई मॉडर्निज़्म मतलब नयापन जो है, नवीनीकरण हर चीज़ का, है ना, नए चीज़ को एक्सेप्ट करना और पुराने को छोड़ देना। तो कहीं ना कहीं ये कविता मॉडर्निज़्म के खिलाफ बात करती है। इट अटैक्स ऑन मॉडर्निज़्म, इट अटैक्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इट अटैक्स ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ बात करेगी और मशीनीकरण के खिलाफ बात करेगी। ये एक सोनेट, दिस पोएम इज़ अ सोनेट। सोनेट जैसे कि आप जानते हैं, इट इज़ अ पोएम ऑफ, शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइनों की कविता है और 1807 में पब्लिश हुई थी ये पोएम। सेंट्रल आइडिया, अब बेसिक आइडिया क्या है इस पोएम का, इसमें कवि जो है वो लेमेंट करता है, ग्रीफ व्यक्त करता है, बहुत ही दुख व्यक्त करता है ऑन द डिक्रीजिंग कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन काइंड एंड नेचर। पूरी की पूरी कविता में कवि क्या करेगा, वो दुखी है, कवि जो है वो दुखी है, वो दुख व्यक्त करता है। किस चीज़ का दुख है उसको, कि आज के समय में, कवि जब ये कविता लिख रहे थे उस समय में मानवता और जो प्रकृति है उसका जो कनेक्शन है वो क्या है, ख़त्म होता जा रहा है, वो धीरे धीरे मरता जा रहा है। जो इंसान है और उसका जो प्रकृति के साथ कनेक्शन होना चाहिए था, क्योंकि हम प्रकृति से ही जन्मे, हम बिना प्रकृति के सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हमारा जैसा कनेक्शन प्रकृति के साथ होना चाहिए था वो नहीं है, वो ख़त्म होता जा रहा है, इनफैक्ट वो मरता जा रहा है। और किसके कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। कवि इसका रीज़न किसको मानता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को मानता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को मानता है कि जो समाज है वो इतना ज़्यादा औद्योगिकरण से प्रभावित है, मशीनीकरण से प्रभावित है कि सिर्फ क्या है, वो भौतिकवाद में घुसे हुए, ठीक है। पूरा का पूरा समाज जो है वो सिर्फ भौतिक प्रेमी हो चुका है। उनको बस क्या है, लोगों के इमोशंस से, फीलिंग से, उस चीज़ से उनको मतलब नहीं है। दे जस्ट वांट कि भाई भौतिकवाद, हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिज्म हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम अपनी सहूलियत के लिए हम इकट्ठा कर लें, बहुत बड़े बड़े मकान बना लें। अब आप बहुत बड़ा बंगला बनाते हैं, बहुत बड़ा मकान बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, प्रकृति को नष्ट करते हैं, तब आपका घर तैयार होगा। बहुत बड़ा, जितना बड़ा घर उतना बड़ा प्रकृति का एरिया आप नष्ट करोगे, ठीक है। तो वो वहाँ से आपका कनेक्शन कटा। फिर हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध करते हैं, सारा साजो सामान इकट्ठा करते हैं, एसी लगवाते हैं। तो अब एसी आप लगवाएंगे तो आपको तो वो सहूलियत दे रहा है, लेकिन बाहर का वातावरण वो क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। गर्म हवा, जो बहुत ही दहकता हुआ हवा है, वो बाहर फेंकता है, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर प्रभावित हो रही है, और भी बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं। तो बेसिकली भौतिकतावाद हम जितना बढ़ा रहे हैं, जितना हम भौतिक प्रेमी होते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम क्या हो रहे हैं, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। और कवि क्योंकि प्रकृति प्रेमी है, इसलिए वो इन चीज़ों का विरोध करता है और इनके खिलाफ बात करता है। तो भौतिकतावाद के खिलाफ ये कविता बात करेगी, औद्योगिकरण के खिलाफ बात करेगी, मॉडर्निज़्म, जितना ये सब चीज़ें क्या है, मॉडर्निज़्म का, मॉडर्निज़्म के फीचर्स हैं। तो दिस पोएम इज़ ऑल्सो एन अटैक ऑन मॉडर्निज़्म। और जो कनेक्शन है ह्यूमन काइंड का नेचर के साथ में, मानवता का, पूरी मानव जाति का प्रकृति के साथ होना चाहिए था, वो कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, उस पर ये कविता बात करेगी।
ठीक है। और इंडिविजुअल और सोसाइटी का जो कनेक्शन होना चाहिए था, भाई हम इंसान क्या है, सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के हम नहीं जी सकते हैं। तो पहले के समय में क्या होता था, हमको एंटरटेनमेंट चाहिए तो गाँव में या ऐसे अभी भी लोग समाज में एक जगह इकट्ठा होते हैं, नाच गाना करते हैं, खाना पीना करते हैं, कोई तीज त्यौहार मनाते हैं, झूले वूले डाल दिए, सब लोग मनोरंजन कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आपस में औरतें महिलाएं काम भी कर रही हैं, बातें भी कर रही हैं, पुरुष भी अपना कुछ कुछ खेती का काम कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। लेकिन भौतिकता के कारण ये धीरे धीरे मशीनीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अब हमको समाज से लेना देना नहीं है, अब हम एक कमरे में अपना बैठे हैं, अपना म्यूज़िक सिस्टम लगाया एंड वी आर एंजॉइंग, ठीक है। खाना खाना है, अब बाहर से मंगवाया और अपना खा रहे। मानव जो है वो सामाजिक जो उसका स्वरूप है वो ख़त्म होता जा रहा है इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कारण, ठीक है। तो इट इज़ एन अटैक ऑन दिस थिंग ऑल्सो एंड एम्फसिस ऑन नेचर। भाई दोबारा नेचर की तरफ जाओ, नेचर की तरफ देखो, क्योंकि तुम बिना प्रकृति के नहीं जी सकते हो। ये कविता इसके ऊपर जोर डालती है। और नेचर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए, नेचर इज़ नॉट जस्ट कि हाँ भाई तुम खेत खलिहानों में घूमो, पहाड़ों नदियों को देख लो, नहीं। इसके लिए नेचर जो है उनमें जान है। पहाड़ जो हैं वो जीवित हैं, नदियाँ जो हैं वो जीवित हैं, वो बह रही हैं और वो कोई ना कोई संदेश देती है, हम उससे सीख सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिज्म का इफ़ेक्ट है नेचर में। तो दिस पोएम इज़ ऑल्सो गिव्स अ स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट कनेक्शन टू द नेचर। स्पिरिचुअलिज्म मतलब आध्यात्मिकता, ठीक है। आध्यात्मिकता की बात करती है ये कविता प्रकृति के स्वरूप में, कि भाई प्रकृति जो है वो जिंदा है, लिविंग बीइंग है और उसके अंदर आध्यात्मिकता का पुट है। तो हमको क्या करना है, दोबारा प्रकृति की शरण में जाना है। हम तभी क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं इस सोसाइटी से जिसका कि एक तरह से पतन होता जा रहा है और ये पतन की ओर जा रही है। और ये पूरी तरह से मॉडर्निटी के ख़िलाफ़ है। और मॉडर्न सिटी लाइफ जो है, बिज़ी सिटी लाइफ है, बस 9 से 5 की या 9 से 10 की नौकरी करो और फिर अपने कमरे में बंद हो जाओ, ये कविता उसके खिलाफ़ बात करती है। एंड इट ऑल्सो लेमेंट्स अगेन द लॉस ऑफ नेचर एंड द नेचुरल वर्ल्ड। जो प्रकृति अब हम खोते जा रहे हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड था हमारा वो हम खोते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर ये कवि जो हैं वो दुख व्यक्त करते हैं बार बार, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस पोएम की। अगले पार्ट में हम करेंगे पोएम शुरू, ठीक है। टिल देन थैंक यू।